अमीश और श्रेया की नई नई शादी हुई थी। आज अमीश अपनी पत्नी श्रेया और माता पिता के साथ कुछ दिनों की छुट्टियों में गांव आया था। श्रेया पहली बार गांव पर आई थी तो अमीश उसे गांव पर अपना घर दिखाने लगा। घर के पीछे एक तालाब था जिसे देखकर श्रेया को बहुत खुशी हुई। श्रेया अमीश से बोली, अमीश, आपने बताया नहीं हमारे गांव के घर पर इतना सुंदर तालाब भी है। अमीश हंसते हुए बोला, श्रेया, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। तुम ही तो बोलती थी कि शादी के बाद किसी शांत जगह पर चलेंगे जहां पहाड़ हो, तालाब हो। तो छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव के घर से अच्छी कोई जगह हो सकती है भला। और इसी बहाने तुमने अपने गांव का घर भी देख लिया। तो बताओ, कैसा लगा अपना गांव का घर? श्रेया बोली, बहुत प्यारा है अमीश। मैं यहाँ कुछ दिन तो क्या, हमेशा के लिए ही रह सकती हूँ। अमीश हंसते हुए बोला, चलो, तुम्हें पसंद तो आया और ये अपना ही तो घर है श्रेया। जब भी मन चाहे तब आ जाएंगे यहाँ पर। और फिर वो दोनों घर के अंदर चले गए। तभी घर पर दिनेश आ गया। दिनेश इसी गांव का एक लड़का था जो अमीश को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। घर आकर उसने सबसे पहले अमीश के माता पिता के पैर छुए और अमीश के पास आ गया। दिनेश अमीश से बोला, और अमीश भैया कैसे हैं? अमीश बोला, मैं तो ठीक हूँ दिनेश, तू बता। अच्छा, आज तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ, चल। और अमीश श्रेया को आवाज लगाकर बुलाता है। अमीश बोला, श्रेया, ये दिनेश है, इसी गांव में रहता है और मानो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। दिनेश श्रेया से बोला, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? श्रेया बोली, मैं ठीक हूँ दिनेश, और तुम तो आए ही नहीं हमारी शादी में। दिनेश बोला, भाभी क्षमा चाहता हूँ, पर थोड़ा घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ सका। वैसे भैया, आप आने का बता देते तो मैं आपको बस स्टैंड पर लेने आ जाता। अमीश बोला, अरे यार, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, चला मेरे साथ। दिनेश बोला, अरे भैया कहाँ? अमीश जल्दी से बोला, अरे आना, तुझे कुछ दिखाता हूँ, जल्दी आ। और अमीश उसे बाहर ले गया और अपनी दहेज में मिली नई कार दिखाता है। अमीश बोला, वो देख, नई कार। दिनेश बोला, अरे वाह अमीश भैया, क्या बात है, इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी। मैं कहता था ना, आप बहुत योग्य हैं। आपको तो दहेज में इतना तो मिलना ही था भैया। तभी श्रेया आ जाती है और श्रेया बोली, अरे आप लोग यहीं खड़े खड़े बात करते रहेंगे, पहले खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। इतना बोलकर श्रेया अंदर चली गई। तभी दिनेश अमीश से बोला, अच्छा अमीश भैया, मैं चलता हूँ। अमीश बोला, अरे अपनी भाभी के हाथ का खाना तो खा ले, देख बिना खाए गया तो बुरा मान जाएगी तेरी भाभी। दिनेश हंसते हुए बोला, अच्छा भैया ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलिए। खाना खाने के बाद दिनेश अपने घर चला जाता है। रात को अमीश के मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अमीश भी मोबाइल पर किसी से बात करके ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसने देखा कि पीछे का दरवाजा खुला है। बाहर आकर देखा तो श्रेया तालाब के किनारे खड़ी थी। अमीश उसके पास जाकर बोला, श्रेया, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? श्रेया बोली, देखो अमीश, चांद की हल्की सी रोशनी में तालाब कितना प्यारा लग रहा है ना। अमीश बोला, हाँ श्रेया, ये बहुत प्यारा लग रहा है, पर इसे फिर कभी देखेंगे, अभी बहुत रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। इसके बाद भी दोनों घर के अंदर चले गए। श्रेया ने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वे दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात में सोते समय किसी औरत के रोने की आवाज से श्रेया की नींद खुली। श्रेया घबराकर उठ गई। ये रोने की आवाज घर के पीछे वाले तालाब से आ रही थी। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आया। वो बगल में सो रहे अमीश को देखती है जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था।
श्रेया अपने कमरे से नीचे उतरकर हॉल में आई और पीछे वाला दरवाजा खोलकर घर के बाहर आ गई। श्रेया ने देखा कि एक औरत लाल साड़ी में तालाब के किनारे बैठकर रो रही है। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और क्यों इस तरह इतनी रात को यहाँ बैठकर रो रही है। श्रेया धीरे धीरे उस औरत के पास गई। उस औरत के सिर पर घूंघट था और उसका चेहरा तालाब की तरफ था। श्रेया ने उसके और करीब जाकर देखा तो ये क्या, उस औरत का चेहरा तो पूरी तरह सड़ चुका था और मानो पानी में डूबकर उसका शरीर फूल चुका हो और उसकी जीभ सूजकर बाहर आ गई थी और होंठों को और पलकों को जैसे छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया हो। उसके पूरे शरीर से सड़ने की तेज बदबू आ रही थी। उस औरत ने अपनी बिना पलकों की सूजी हुई आंखों से श्रेया को देखा तो डर के मारे श्रेया की चीख निकल गई। उसकी चीख से अमीश की नींद खुल जाती है और वो दौड़ता हुआ बाहर आ जाता है। श्रेया उसे तालाब के पास बेहोश पड़ी मिली। अमीश तुरंत श्रेया को उठाकर उसी समय अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाने लगता है। उसके माता पिता भी साथ थे। अमीश की माँ श्रेया का सिर अपनी गोद में रखकर पीछे वाली सीट पर बैठी थी। थोड़ी दूर जाने पर श्रेया को अचानक से होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। श्रेया को यूं देखकर सभी चौंक गए कि अभी तो श्रेया बेहोश थी और अचानक से उठकर बैठ गई। अमीश ने गाड़ी को थोड़ा धीरे किया और पलटकर श्रेया से बोला, श्रेया तुम ठीक हो? श्रेया चंभे से बोली, हाँ अमीश मैं ठीक हूं, पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अमीश की माँ बोली, श्रेया बेटा तू तालाब के पास बेहोश मिली थी तो तुझे अस्पताल ले जा रहे हैं। तुझे कुछ याद है श्रेया बेटा, तू कैसे बेहोश हो गई थी? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अमीश आप गाड़ी मोड़कर घर ले चलो। अमीश बोला, श्रेया आर यू श्योर हम अस्पताल ना जाएं? श्रेया बोली, हाँ अमीश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप गाड़ी मोड़ लीजिए। अमीश के पापा बोले, अमीश बेटा बहू सही कह रही है, घर चलते हैं। और अब तो बहू को होश भी आ गया है। वैसे भी अभी बहुत रात हो गई है और अगर कुछ होता है तो ले आएंगे अस्पताल। और इसके बाद अमीश भी गाड़ी मोड़ लेता है और सभी घर आकर सोने चले जाते हैं। उसी रात बाहर से फिर किसी औरत के रोने की आवाज़ से अमीश के पिता की नींद खुली। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर कौन इतनी रात को बाहर रो रहा है। वो अपने बिस्तर से उठकर बाहर वाले कमरे में आ गए तो देखा कि पीछे का दरवाजा खुला है। वो दरवाजे से बाहर गए तो देखा कि श्रेया तालाब के किनारे बैठकर रो रही है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वे बोले, श्रेया बेटा क्या हुआ और तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? श्रेया कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसके पास जाके देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि ये श्रेया नहीं बल्कि वही सड़े गले चेहरे वाली औरत थी। सुबह अमीश के पिता की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। सभी सदमे में थे कि आखिर ये कैसे हुआ। पुलिस ने जांच की और सभी से पूछताछ करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। यही लग रहा था मानो ये एक आत्महत्या है। सभी हैरान थे कि सब कुछ ठीक था, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या की। वहीं अमीश की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अगली रात अमीश की माँ अपने कमरे में एकदम उदास बैठी थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो बस कुछ सोचे जा रही थी कि तभी उन्हें बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया कौन है ये। वो हॉल में आई तो देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला है। वो बाहर आई तो बाहर हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और श्रेया तालाब के पास बैठकर रो रही थी।
उसका चेहरा तालाब की तरफ था। अमीश की माँ को कुछ समझ में नहीं आया। तभी अमीश की माँ बोली, श्रेया, श्रेया बेटा क्या हुआ? और तू यहाँ ऐसे क्यों बैठकर रो रही है? श्रेया कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसके पास जाकर देखती हैं तो उन्हें भी श्रेया की जगह वही सड़े गले चेहरे वाली औरत दिखी। सुबह उनकी लाश भी तालाब में तैरते हुई मिलती है। अमीश हैरान था। घर में एक के बाद एक मौत, वो भी ठीक एक जैसे ही तालाब में डूबकर। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस फिर पूछताछ करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग और अमीश के रिश्तेदार भी वहां पर आ गए। इस बार भी पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या ही सिद्ध हुई। सभी हैरान थे कि पापा के बाद मां ने भी आत्महत्या की, पर क्यों? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मां का अंतिम संस्कार करके अमीश घर लौटा तो शाम हो चुकी थी और थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार और सारे गांव वाले भी जा चुके थे। आज पूरा दिन दिनेश उसके साथ था, तो अमीश उसे घर जाकर आराम करने को बोलता है। अमीश बोला, दिनेश, आज तूने भी पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, जा घर जाकर खाना खा ले और आराम कर ले। दिनेश बोला, भैया भाभी, आज मैं आप लोगों के पास ही यहाँ रुक जाता हूँ और आप चिंता मत करो, मैंने माँ को बोला है, माँ हम तीनों के लिए खाना बनाकर लाती होंगी। थोड़ी देर बाद दिनेश की माँ उन तीनों के लिए खाना लेकर आ जाती हैं। दिनेश उनसे खाना लेकर टेबल पर रख देता है। दिनेश अपनी माँ से बोला, माँ आज मैं यहीं भैया भाभी के पास रुक जाता हूँ, तुम घर चली जाओ। और फिर दिनेश की माँ घर चली जाती हैं। दिनेश बोला, भैया भाभी खाना लग गया है, आके खाना खा लीजिए, आप लोगों ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। अमीश बोला, नहीं दिनेश, मुझे भूख नहीं है, तू खाना खा ले। दिनेश बोला, भैया खाना खा लीजिए ना, आप नहीं खाएंगे तो भाभी भी नहीं खाएंगी, भाभी आप ही कहिए ना भैया से कि खाना खा लें। श्रेया बोली, अमीश आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज खाना खा लो ना, प्लीज अमीश। सभी के कहने पर अमीश हाँ भरते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो थोड़ा खा लेता हूँ। और इसके बाद उन तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो सोने चले जाते हैं। अमीश और श्रेया ऊपर अपने कमरे में सोने चले गए और दिनेश नीचे वाले कमरे में सो जाता है। दिनेश आंख बंद करके लेटा ही था कि किसी आवाज से वो उठकर बैठ गया। उसे लगा हॉल से कोई बाहर गया है। वो झट से बिस्तर से उठकर बाहर हॉल में आया तो देखा कि पीछे का दरवाजा खुला है। उसने बाहर जाकर देखा तो श्रेया चुपचाप तालाब की ओर चली जा रही थी। दिनेश पीछे से चिल्लाया, श्रेया भाभी क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? तालाब के पास जाकर श्रेया एक जगह रुक गई। दिनेश उसके पास जाकर बोला, भाभी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? उसके इतना कहते ही जब श्रेया पलटती है तो वह अपने असली रूप में होती है। उसका असली रूप देख दिनेश बहुत डर गया और दौड़ता हुआ घर में जाके ऊपर अमीश के कमरे में आ गया। अमीश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। दिनेश घबराते हुए अमीश को नींद से उठाने लगा। दिनेश घबराते हुए बोला, अमीश भैया जल्दी उठो, वो आ गई है। उसकी आवाज सुनकर अमीश हड़बड़ाकर उठा और उसकी तरफ देख के बोला,
क्या हुआ दिनेश? तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? और भाई तू इतना घबराया हुआ क्यों है? दिनेश बोला, अमीश भैया वो आ गई है। भैया वो वापस आ गई है और उसी ने माँ और बाबा को मारा है और अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगी भैया। उसकी बात सुनकर अमीश झल्ला कर बोला, क्या हो गया है तुझे और किसकी बात कर रहा है? कौन आ गई है? दिनेश बोला, भैया भैया वो दिव्या भाभी आ गई हैं। सच में भैया वो दिव्या भाभी श्रेया भाभी के शरीर में आ गई हैं और अब वो हम दोनों को भी मार देगी। दिनेश के मुंह से दिव्या का नाम सुनकर अमीश गुस्से में बोला, अरे दिनेश तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते और दिव्या को तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था, भूल गया तू? आज से 2 साल पहले एक दिन अमीश घर आया। उसके साथ एक लड़की भी थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था मानो दोनों ने अभी अभी शादी की हो। अमीश के माता पिता को उन्हें देखकर कुछ समझ में नहीं आया। तभी अमीश बोल पड़ा, मम्मी पापा ये आपकी बहू है दिव्या, हमने अभी शादी कर ली है। अमीश के माता पिता ये सुनकर चौंक गए। वे बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा किया, पर अपने इकलौते बेटे की खुशी के आगे आखिर उन्हें झुकना ही पड़ा। शादी तो बेटे ने बिन बताए कर ही ली थी, पर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बाद में कुछ रस्में और एक शानदार सा रिसेप्शन दे दिया। इसी बहाने अमीश के माता पिता और दिव्या के माता पिता का मिलना जुलना भी हो गया। पर इस शादी से अमीश के घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि अमीश उनका इकलौता बेटा था और बहुत पढ़ा लिखा भी था और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी करता था। तो उन्हें उसकी शादी में एक अच्छे खासे दहेज की चाहत थी। लेकिन इसके विपरीत दिव्या एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना बन सका उतना किया, पर इससे अमीश के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। अमीश के माता पिता हमेशा ही उससे दहेज लेने की बात करते और हर बार ही अमीश का एक ही जवाब होता, मम्मी पापा ये दहेज वहेज सब बेकार की बातें हैं और हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। ये बोलकर अमीश उन्हें हर बार चुप करा देता। पर सिर्फ घर वाले ही नहीं, कई बार तो अमीश को उसके रिश्तेदार भी उसकी योग्यता याद दिलाते हुए बोल ही देते थे कि जिस काबिल था उतना तो कुछ भी नहीं मिला तुझे। एक बार तो जब अमीश गांव आया था तब उसे दिनेश ने भी बोल दिया, क्या अमीश भैया आप इतना पढ़े लिखे हैं और इतनी अच्छी नौकरी भी करते हैं, आपको तो शादी में आपकी काबिलियत के हिसाब से बहुत कुछ मिलना चाहिए था, पर आपको तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। और भैया आजकल तो 12वीं तक पढ़े लिखे लड़के को भी अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में दहेज मिल जाता है। हर बार एक ही एक बात और तानों को सुन सुनकर अमीश को भी अपनी योग्यता पर घमंड होने लगा था। उसे लगने लगा कि उसे दहेज में जितना मिलना था उस हिसाब से तो उसे कुछ भी नहीं मिला। रोज रोज यही सब सोचने से अब धीरे धीरे अमीश के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा था। अब वो भी दिव्या पर दहेज का दबाव बनाने लगा। सास ससुर के बाद अमीश के इस बदले हुए रवैये से दिव्या हताश हो चुकी थी। अब तो घर पर अक्सर ही दहेज को लेकर अमीश और दिव्या में बहस और लड़ाई झगड़े होने लगे थे। बात इस हद तक बिगड़ गई थी कि अमीश उसे गुस्से में मारने पीटने भी लगा था। पर दिव्या भी मजबूर थी। वह चाहकर भी अपने परिवार पर दहेज देने की मांग नहीं रख सकती थी। वो जानती थी कि उसके पापा प्राइवेट नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं और मां मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलकर जैसे तैसे घर का गुजर बसर कर रही हैं।
और अगर उन्होंने अपनी बेटी के सम्मान की खातिर दहेज दे भी दिया तो इस बुढ़ापे में कर्ज के बोझ को संभाल नहीं पाएंगे। बस वो इस आस में सब कुछ सहती रही कि कभी तो अमीश बदलकर पहले वाला अमीश बन जाएगा। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं पर कुछ नहीं बदला। अमीश अब इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि यह रिश्ता उसके लायक नहीं है। उसने जल्दबाजी में शादी करके ठगा गया है। इस रिश्ते में रहते हुए कोई फायदा नहीं है, लेकिन दिव्या उसकी बीवी थी, तो उससे पीछे छुड़ाना इतना भी आसान नहीं था। यदि तलाक भी हुआ तो उल्टा अमीश को संपत्ति में से दिव्या को हिस्सा देना पड़ेगा। यह सब सोच सोचकर आखिरकार वो दिव्या को रास्ते से हटाने का मन बना लेता है। इस प्लान में अमीश के घर वाले भी शामिल हो गए। वो लोग दिव्या को जान से मारने का ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो उसकी हत्या को आराम से आत्महत्या साबित कर सकें और बच जाएं। और इसी तरह अमीश के लिए दूसरी शादी का रास्ता भी खुल जाएगा, जहां उसे उसकी योग्यता के हिसाब से दहेज मिल सके। प्लान के अनुसार अमीश अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ गांव आ गया। गांव आकर वो इस प्लान में दिनेश को भी शामिल कर लेते हैं। दिनेश इस परिवार का सबसे विश्वसनीय पात्र था। वो अमीश को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। असल में अमीश उसका रोल मॉडल था। वो उससे बहुत कुछ सीखता था और उसके जैसा सफल व्यक्ति बनना चाहता था। तो दिनेश भी बिना कुछ सही गलत सोचे इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। अमीश का यूं छुट्टी लेकर उसे गांव लाने से दिव्या बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। रात को खाना खाने के बाद अमीश ने फिर से दिव्या से झगड़ा किया। झगड़े के दौरान अमीश ने दिव्या पर हाथ भी उठा दिया, जिससे दिव्या नाराज होकर घर के पीछे वाले तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। वो चांदनी रात थी। चांद की रोशनी से तालाब का पानी चमक रहा था। दिव्या तालाब की तरफ मुंह करके बैठकर रो रही थी। बहुत रात हो चुकी थी, तो आसपास भी कोई नहीं था। मौके का फायदा उठाकर प्लान के अनुसार दिनेश ने हाथ में एक लोहे की रॉड को लेकर धीरे से दिव्या के पीछे खड़ा हो गया और उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। रॉड के वार से दिव्या तुरंत बेहोश हो गई। अमीश और दिनेश ने दिव्या के हाथ पैर बांधे और दिव्या ने अमीश को उठाकर तालाब पर ले गया। दिनेश भी उसके साथ साथ जाता है। अमीश थोड़े गहरे पानी में जाकर दिव्या को डुबाने लगा। बेहोशी की हालत में भी दिव्या अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा तो संघर्ष करती है, पर अंत में उसकी पानी में दम घुटने से मौत हो गई। सुबह अमीश और उसका परिवार ऐसा ढोंग कर रहा था मानो ये हत्या नहीं बल्कि दिव्या ने मां नहीं बन सकने के कारण आत्महत्या कर ली। और इस झूठ में दिनेश भी उनका पूरा साथ दे रहा था। सभी लोगों को भी उनकी इस बात पर विश्वास हो गया था। अमीश अपनी पुरानी यादों की दुनिया से वापस आता है। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थी। अमीश तेज गुस्से में बोला, दिव्या मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। इतना बोलकर अमीश अपने कमरे से नीचे उतरकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ जाता है। आज भी चांदनी रात थी। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और तालाब के पानी में चांद की झलक दिख रही थी। तालाब के किनारे की गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, जैसे कोई चलता हुआ तालाब में गया हो। तभी तालाब में कुछ हलचल हुई। उसे पानी में श्रेया के होने का एहसास हुआ। यह देखकर अमीश ने तालाब में छलांग लगा दी और पानी में तैरता हुआ उस जगह पहुंचा तो उसे पानी के अंदर से एक चेहरा दिखा जो ऊपर की तरफ उठ रहा था। अमीश ये देखकर डर गया, क्योंकि वो एक लाश थी जो अब पानी की सतह पर उसके सामने थी
और वो दिनेश की लाश थी, जिसकी डूबने से मौत हो गई थी। अमीश ये सब देखकर डर गया, क्योंकि दिनेश तो अभी कमरे में उसके साथ था। फिर ये कैसे? अमीश को अब सब समझ में आ गया कि वो दिनेश नहीं बल्कि कोई छलावा था, जो उसे दिनेश बनकर यहां तक लेके आया। अमीश जल्दी से तालाब से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पलटा, उसके सामने आधे पानी में दिव्या खड़ी थी। उसे देखकर मानो डर से अमीश की धड़कन थम गई हो। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, दिव्या मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने लोगों की बातों में आकर तुम पर बहुत अत्याचार किए, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता था दिव्या। पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग पर क्या हावी हो गया और मैंने तुम्हारी जान तक ले ली। दिव्या मुझे इन सब का बहुत पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो दिव्या। उसके इतना बोलते ही सामने खड़ी दिव्या रोने लगती है। उसे रोता देख अमीश मौके का फायदा उठाकर तालाब से निकलकर भागने लगा। तभी दिव्या का चेहरा बहुत डरावना हो जाता है और वो गुस्से में जोर से भयानक तरीके से चीखी, और उसके चीखने के साथ ही अमीश पीछे की तरफ किनारे की गीली मिट्टी पर से घिसटता हुआ तालाब में समा गया।